नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। दर्शकों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और पिछली कड़ी में लगातार चर्चा हो रही है भावों की। एकादश भाव तक हमने चर्चा की है, उसके बारे में जाना है और 11 भावों का क्या फल है, ग्रहों की स्थिति कैसे वहाँ पर काम करती है, इन बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्पर्श किया है और उसे बेहतरी से समझने का प्रयास किया है। आज हम द्वादश भाव की चर्चा करेंगे और द्वादश भाव के बारे में जानने का प्रयास रहेगा कि वो हमारे जीवन के किन क्षेत्रों को स्पर्श करता है। और इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। 11 भाव जी हमारे समक्ष आपने स्पष्ट किया है। इन 11 भावों की विशेषताओं को रखा है, उसे समझाया है और हमें एक मार्ग दिखाया है कि कैसे कुंडली में भावों के आधार पर आप किसी चीज को तय कर पाते हैं। आज हम जानना चाहेंगे द्वादश भाव। ये कुंडली के अंतिम भाव है और ये द्वादश भाव से किन चीजों का हम विचार करें, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। क्लाउड वेब न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार, सुप्रभात। और हम पिछले कई दिनों से लगातार अविनाश जी के माध्यम से ज्योतिष की चर्चा होती आ रही है जी। हम लोग ने कितने एपिसोड तैयार किए जिसमें सभी ग्रह के बारे में विश्लेषण किया, इसके बाद भाव के बारे में हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। आज द्वादश भाव की जहाँ तक चर्चा हम लोग को करना है, तो द्वादश भाव का जब मामला है तो द्वादश भाव कहना का मतलब है कि उसका एक अलग रोल है। रोल क्या है कि अंत भाला तो सब भाव पर। अरे वाह। तो जो द्वादश भाव जो है जिंदगी के कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव का विश्लेषण करता है। अच्छा। द्वादश भाव में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जन्म, जैसे हम लोग चलते हैं लग्न से जन्म, धन, भाई, भवन, माता, पिता, पुत्र, संतान, रोग, ऋण, दाम्पत्य, रोग, अष्टम, आयु, दीर्घायु, भाग्य, दादा, पिता, रोजगार, कैरियर, लाभ, तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग चर्चा करते आए। और ऐसी चीज़ें है तब ये सब चीज तो किए जिंदगी, ये सब एक जिंदगी की सफर रहा। जिंदगी का सफर। इस जिंदगी की सफर में आपने जीवन को तय किया तो उसका एक अंतिम होता है कि इसका आखिर पड़ाव क्या है। पड़ाव क्या है? तो पड़ाव को द्वादश भाव दर्शाता है कि आप इस सारे कार्य का व्यय, अच्छा, आपने व्यय अंतिम क्षण कैसा रहेगा, अंतिम स्थिति कैसी रहेगी, माने जो भी कुछ जीवन के अंतर्गत आपने पाया है उसका व्यय अब कैसे कहाँ सुनिश्चित हो रहा है। व्यय प्लस में आपका अंतिम पड़ाव, अंतिम क्षण, आपका अंतिम स्थिति कैसा रहेगा, ये द्वादश भाव को दर्शाता है। द्वादश भाव में 2-3 तरह की चीजों को हम तय करेंगे। अच्छा। द्वादश घर में पहला तय करेंगे ग्रह कुंडली स्थिति को देख करके। द्वादश घर में पहले हम चिंतन करेंगे व्यय की स्थिति जी, कि व्यय, इस द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। दूसरा का चिंतन करेंगे मुक्ति की स्थिति, जीवन मुक्त। द्वादश भाव जीवन मुक्त का भी दर्शाता है। अच्छा। या जिंदगी का अंतिम पड़ाव को दिखाता है, जीवन का अंतिम पड़ाव कैसा बीतेगा या किस पोजीशन में जाएगा या क्या स्थिति रहेगा। फिर इसके बाद उसको हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव अति शयन, रात्रि विश्राम, बेड, महल का, माने रात्रि व्यक्ति का कैसा नींद आएगा, कैसा बेड मिलेगा, कैसा शांति रहेगी, उसका भी द्वादश भाव दर्शाता है। अच्छा। उसे भी संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें द्वादश भाव को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि द्वादश भाव में कौन सी ग्रह या द्वादश भाव की क्या स्थिति रहेगी, ये मेरा जिंदगी का अंतिम पड़ाव अच्छा हो। या मान लीजिए कि द्वादश भाव की कौन सा ग्रह का दृष्टि हो जिससे उसकी परिणाम अच्छे आए। जैसे मान लिया जाए
कि द्वादश घर में जिस जातक का शुक्र यदि बढ़ जाए तो शुक्र बढ़ जाता है, ऐसे जातक का तमाम तरह के भोग विलास की वस्तुएं, अंतिम पड़ाव, आराम, ऐशो आराम, अच्छा बेड, अच्छा महल, सुख की प्राप्ति होती रहती है। उसका व्यय जो है संसार में लग्जरियस भोग विलास की वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि द्वादश घर में केतु बढ़ जाए तो केतु क्या है, मोक्ष कराता है। अच्छा। तो उसका व्यक्ति का जीवन में दोबारा जन्म नहीं हो पाता है। ये जिंदगी की सफर उसका आखिर रहा। ये 84 लाख योनि में जो जन्म की परिभाषा हमारे हिंदू परंपरा में जो रहा है कि जन्म, तो ये उसकी अंतिम जन्म होगी, फिर वो पुनः जन्म नहीं लेगा। अच्छा। अब यहाँ अगर गुरु के साथ केतु बढ़ जाए तो इसमें दोगुना परिणाम मान लेते हैं। अच्छा। उस ऐसे स्थिति परिणाम मान लेते हैं जिसे व्यक्ति गुरु केतु बढ़ जाए तो उसका अंतिम पड़ाव अच्छा रहेगा, वह इसकी जीवन मुक्त हो जाएगी, वह पुनर् जो है जन्म नहीं लेगा और उसकी ये जिंदगी का ये है लास्ट जिंदगी की सफर तय चल रहा है। ये सारी चीज़ें द्वादश भाव से संबंधित होता है। द्वादश भाव जहाँ तक बात कर सकते हैं कि व्यय, अब ये भी देखना होगा कि द्वादश भाव का ग्रह की स्थिति क्या है, वो किस भाव को उसका स्वामी किस भाव में जा रहा है। अच्छा। या वो किस ग्रह से रिलेटेड। तो व्यक्ति जैसे कि इंसान जो है कमाता बहुत है, लाभ जैसे कि लाभ हुआ, कमाता बहुत, तो खर्च, तो उसका धन का व्यय किस पोजीशन होता है। बहुत सारे लोग हैं जिसका धन का व्यय व्यसन में हो जाता है, जिसका धन का व्यय रोग में हो जाता है, जिसका धन का व्यय चोरी हो जाता है, जिसका धन का व्यय कुछ न कुछ चीजों में बर्बाद हो जाता है, गलत चीजों में चला जाता है। किसी का धन का व्यय शुभ कार्यों में चला जाता है, किसी धन का व्यय मंदिर में चलाता है, गरीबों कल्याण में चला जाता है, या किसी का धन का व्यय स्वयं भोग करता है। तो ये सब द्वादश भाव के स्वामी के बैठने पर भी निर्भर किया जाए, तो उस पर तय किया जा सकता है। अच्छा। आपने शुक्र की चर्चा करी कि शुक्र द्वादश भाव में, तो केवल शुक्र के साथ ही ऐसा है या फिर अन्य ग्रह भी वहां बैठते हैं तो उसी तरह का फल देते हैं? देखिए, द्वादश घर में शुक्र का महत्ता बहुत श्रेष्ठ बना गया है सांसारिक आज के भौतिक युग के चलते, जो कि शुक्र जो है संसार के भोग विलास की वस्तु की है। और आज जो जान रहे हैं कि संसार में तमाम तरह के विलासिता की चीज़ें हो गई। आज हर कदम पे जो है शुक्र जहाँ नहीं है वहाँ जीवन शून्य है। तो उसके लिए शुक्र का महत्ता सर्वश्रेष्ठ हो जाती है वहाँ, मतलब द्वादश भाव के लिए। अगर वहाँ शुक्र अगर बैठता है तो ऐसे आदमी की पत्नी भी अच्छी मिलती है। अच्छा। सुख सुविधाएं की व्यवस्था अच्छी मिलती है, अच्छा वाहन सुख मिलता है, घर में उसका सोने का जो बेड होगा अच्छा होगा, रात का नींद अच्छी आएगी, ये सारी चीजें उसको प्राप्त होता है। तो शुक्र वहाँ बैठता है, ये शुक्र के साथ क्यों ऐसा होता है कि शुक्र बैठ गया तो इस तरह की लग्जरियस जीवन? शुक्र वहाँ लाल किताब के हिसाब से या वैसे भी द्वादश घर में शुक्र उच्च का माना जाता है। अच्छा। वहाँ जो है शुक्र का अपना भूमिका उच्च का हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हाउस वहाँ शुक्र के परिणाम अच्छा तो उच्च का हो जाता है, इसलिए वहाँ का परिणाम अच्छे आने लगता है। अच्छा। केतु की चर्चा करी आपने, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि शुक्र के अलावे जो भी ग्रह बच रहे हैं उन सारे ग्रहों का क्या वहाँ पर भूमिका, रोल वहाँ पर होगा? देखिए, शुक्र के अलावा जैसे केतु मीन राशि का स्वामी, लाल किताब के हिसाब से केतु मीन राशि पर बैठता है तो उसका श्रेष्ठ परिणाम आता है। अच्छा। और वहाँ गुरु भी द्वादश घर का स्वामी, यानी कि मीन राशि का स्वामी का गुरु भी हो गया। तो अगर गुरु और केतु दोनों शुभ ग्रह है, दोनों का मैत्री होता है, तो दोनों के अगर स्थिति आ गई तो उसका द्वादश घर, जीवन मुक्त और अंतिम यात्रा, ये सारी चीजें उसको प्राप्त होता है। इसलिए केतु और गुरु की उपस्थिति वहाँ अच्छा माना गया है। और यह देखा गया है कि मंगल की स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं मानी गई है। अच्छा। राहु की उपस्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं मानी गई है और शनि की स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के कार्य क्षेत्र में अनुभव में यह भी देखने को मिला है कि राहु या शनि की वहाँ पर उपस्थिति व्यक्ति को अक्सर देखा गया कि अकाल मृत्यु को ओर ले जाता है। अच्छा। और ऐसे मैक्सिमम व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र में अगर उसका लगने से बलिष्ठ है, उसका आयु दीर्घायु है, तो ओल्ड एज में भी, वृद्धावस्था में भी अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर जिसका शनि वहाँ पे या राहु यहाँ पे उपस्थित है तो अकाल मृत्यु का संकेत करता है। तो वहाँ पे राहु और शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल अकाल मृत्यु तो नहीं करता है, शत्रु विजेता बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या व्यय या रात्रि विश्राम
व्यय नाजायज होते हैं या रात्रि विश्राम थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा। दर्शकों, और सारी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों आपका फिर से। हमारे साथ द्वादश भाव की चर्चा में शामिल हुए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जी। तो हम लोग पिछले चर्चा करते आ रहे हैं कड़ी में कि द्वादश भाव का भी हम लोग ये तय किए, चर्चा किए कि द्वादश भाव का स्वामी कहाँ पे रहेगा, कि हमारी व्यय की स्थिति क्या रहेगी। मान लें कि धन कमाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, धन को कहाँ पे खर्च करना है ये द्वादश भाव के ग्रह स्वामी से भी निर्भर करता है। और उसकी स्थिति को अगर हम तय कर लें या ठीक कर लें तो धन की सही जगह पर हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि द्वादश घर का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, अच्छा, तो उस व्यक्ति जो कमाएगा वो अपने पर खर्च करेगा। अच्छा जी। द्वादश घर का स्वामी अगर मान लीजिए कि द्वितीय घर में बैठ जाए तो व्यक्ति जो कमाएगा वो एजुकेशन या धन कमाने में या अपने कुटुंब पर खर्च करेगा। द्वादश घर का स्वामी अगर तृतीय घर में बैठ जाए तो अपने मित्र, अपने बंधु, भाई या यात्रा आदि पर खर्च करेगा। यदि द्वादश घर का स्वामी चतुर्थ घर में बैठ जाए तो भूमि, भवन, माता आदि पर खर्च करेगा। उसका धन वहां पे जाए खर्च होंगे। द्वादश घर का स्वामी अगर पंचम घर में बैठ जाए तो क्या होगा कि एजुकेशन, शिक्षा, अपना संतान आदि के लिए वो खर्च करेगा। द्वादश घर का स्वामी षष्ठ घर में बैठ जाए तो वहां पे क्या होगा, रोग ऋण में ज्यादा खर्च होगा। वहाँ पे रोग में ज्यादा खर्च होने के रोग को नाश भी करता है, नाश भी करेगा। तो वहाँ इक्वलिटी हर्ष नामक राजयोग बनता है। मतलब ये व्यय भाव का स्वामी किस स्थिति में उसके अनुसार होता होगा। त्रिक व्यय घर का स्वामी अगर छठे घर में बैठ गया तो वहाँ पे श्रेष्ठ हो जाता है, त्रिक भाव हो जाता है। अच्छा। त्रिक भाव का स्वामी त्रिक घर में आ गए तो वहाँ हर्ष नामक राजयोग बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माने व्यय सही जगह पर जाएगा और जैसे जो व्यय जाएगा वो आय भी हो जाएगा और उसकी स्थिति अनुकूल, रोग ऋण का नाश होगा कुछ। यदि व्यय घर का स्वामी संतान घर में चल जाए तो व्यवसाय या अपने जीवन साथी से संबंधित, अगर जीवन साथी का संतान घर का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो उसका आर्थिक विकास के लिए खर्च करेगा। अगर उसका जीवन साथी का संतम घर का स्वामी अगर नीच का या पाप रस में है तो उसका रोग के इलाज के लिए खर्च करेगा। उसी तरह से अगर अष्टम घर में चला जाए तो क्या होता है, वो त्रिक भाव में चला गया, उत्तम फल देंगे। लेकिन माने आयु पक्ष के लिए, स्वास्थ्य के लिए या फिर गुप्त चीजों के लिए, धर्म के लिए, दान के लिए उसमें लाभ करेगा, उसमें उससे संबंधित भी व्यक्ति दान करता है, मैंने व्यय करता है। उसी तरह से नवम हाउस में अगर चला गया तो धर्म के लिए, भाग्य के लिए, अपने किस्मत को उज्ज्वला करने के लिए, ये सारी चीज के लिए खर्च करता है, व्यय करता है। दसम हाउस में चला जाए तो पिता के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए, उसमें बेहतर हो उसमें वो धन को खर्च करता है। द्वादश घर अगर लाभ घर में चला जाए तो समझिए कि आय व्यय बराबर होता है। और द्वादश घर में चला जाए, अपने ही घर में बैठ जाए तो उत्तम परिणाम आते हैं, श्रेष्ठ फल मिलते हैं। और वह जो है माने व्यक्ति जो है कंजूस प्रवृत्ति का होता है और व्यक्ति सोच समझ के धन को खर्च करता है और व्यक्ति के धन सेव होते हैं और वो अच्छा माना गया है। अच्छा, चर्चा ये हुई थी पिछले दिनों, चंद्रमा और शनि विष योग का निर्माण एक जगह बैठ करके करते हैं, युति हो जाती है। तो मान लीजिए कि व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है और वो लाभ भाव में शनि के साथ युति बना रहा है,
तो लाभ भाव में विष योग का निर्माण हो रहा है, तो वैसी स्थिति में व्यय का क्या हिसाब किताब रहेगा? देखिए, विष योग तो लग गया, तो पहला बात कि उसका जो भी इनकम रहेगा लाभ घर में, हाँ, तो क्या करते हैं, लाभ घर का स्वामी और व्यय घर का स्वामी अगर लाभ घर में चला जाता है और शनि के साथ वहां अगर बढ़ जाता है, लेकिन वहां ये भी देखना होगा कि शनि किस घर का स्वामी है। अच्छा, अब वहां मान लीजिए लाभ घर का स्वामी है, अब शनि जिस घर का स्वामी होगा उससे संबंधित हुआ विष योग में उसका अपना परिणाम आएंगे। शनि अगर अच्छे कारक की स्थिति में होगा, या कारक है, मान लीजिए वृष लग्न का कुंडली है तो, या मिथुन लग्न का कुंडली है तो शनि कारक है, या कन्या लग्न की कुंडली है तो ऐसी स्थिति में विष योग होने के बाद भी मानसिक परेशानी तो आएगी, मेंटल संघर्ष तो होगा, लेकिन उसका आर्थिक लाभ होता रहेगा और कुछ चीजों माने थोड़ा बहुत रोग ऋण में पैसा का खर्च होगा, लेकिन उसको केवल फायदा होता चला जाएगा। अच्छा, व्यय भाव के आधार पर भी क्या करियर का चुनाव किया जा सकता है? व्यय भाव के आधार पर तो करियर का चुनाव नहीं किया जा सकता है। व्यय भाव का ही उद्देश्य हो गया कि वह अंतिम, अब करियर का चुनाव तो आप संतम से, तत्सम से, द्वितीय से, अन्य से आप करते ही रहे हैं, उसको सब करते हुए आ रहे हैं, तो कम से कम उसको विश्राम घर बोला गया है, विश्राम छोड़ दीजिए। हाँ, व्यय का करियर ही कर सकते हैं कि व्यय घर का करियर क्या होगा कि जिंदगी जितना आप जो जीवन में कमाए हैं उसको खर्चा करने का भी रोजगार हुआ, व्यय कराएगा, या जिंदगी के सफर से आप कोई सफर में जिंदगी के सफर तय करते करते आप थक गए हैं तो वह विश्राम करेगा, सुला देगा, चाहे वो जिंदगी के सफर का अंतिम पड़ाव में सुला दे या रात नींद में सुला दे, तो वही एक रोजगार ही दे रहा है, आप आराम दे रहा है, उसको मैंने कहिए कि रोजगार से वो बढ़ के मतलब आपका जीवन में जो कमाए हुए धन है या ऊर्जा है या जो आपकी मानसिकता है, जो भी चीजें आपने अर्जन किया है उसका वो विश्राम देगा, उसका वो स्थिर करेगा या उसको एक जगह धराएगा। मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमने पाया उसका खर्च कहाँ, कैसे, कब हो रहा है, ये भी तय रहता है, और इसका आकलन द्वादश भाव से होता है। तो इसे ही तो कहेगा कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में या बड़े बड़े वक्ता या बड़े बड़े माने साइकोलॉजिस्ट या मोटिवेशनल स्पीच लोग जो करते हैं, या माने जितने भी जो मनुष्य समाज के विकास के लिए जो दिन रात लोग कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक हो या सब चीज हो, सबका एक थीसिस है कि गरीब घर में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, या अमीर घर में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, या वो कोई पाप भी नहीं है या पुण्य भी नहीं है। आपका अंतिम पड़ाव कैसा जाता है, व्यय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, शनि का भी है व्यय। अगर आप जिंदगी के सफर को लास्ट करके आप मृत्यु किस पोजीशन हो रही है, किस पोजीशन, वो माने रखता है। अगर आप राजा के यहाँ जन्म लिए, गरीब होके, अपमानित होके, बदनाम होके आप मृत्यु होती है, मरने के बाद भी आपको बदनामी होती है, वो अच्छा नहीं माना गया। आप गरीब घर में जन्म ले लिए, आप अपने परिश्रम के बल पर, शुभ कार्य के बल पर आप अपने पोजीशन पर ऐसा पहुंचा दिए कि आप देश का राष्ट्रपिता, आप प्राइम मिनिस्टर या योग्य व्यक्ति या समाज सेवी या कुछ ऐसा आप कार्य किए जिससे आपकी शरीर के जब त्याग करते हैं, शरीर की आपकी मृत्यु होती है, तो आपका लोगों में अंतिम क्षण में आपके लिए जनसलाभ उभरता है। ये सारी व्यय घर के स्वामी के पर निर्भर करता है। तो व्यय घर का अच्छा होना या व्यय घर के अच्छा होते हुए ही जिंदगी के सफर को तय करना चाहिए, ताकि मेरा व्यय घर अच्छा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही ऊंची बात बताई है आपने। अच्छा, क्या व्यय भाव के स्वामी के अनुसार उसका आकलन हम उसकी कमजोरी, उसकी मजबूती के आधार पर भी कर सकते हैं क्या? यदि व्यय भाव का इस तरह से आकलन कर सकते हैं तो क्या उससे संबंधित, व्यय भाव के स्वामी से संबंधित रत्न भी धारण किया जा सकता है क्या? क्या कुछ है? देखिए, व्यय भाव का रत्न नहीं धारण करना है और या उससे संबंधित आपको कुछ नहीं करना है। व्यय भाव को आपको ठीक रहना है, व्यय भाव को आपको अच्छा करना है, तो उसके लिए आप शुक्र को अच्छा रखें जी। उसके लिए आप स्त्री को सम्मान करें
उसके लिए आप जो है कर्म को अच्छे रखें। व्यय भाग का स्वामी जो ये देखिए कि कहाँ पे बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस भाव से संबंधित बैठा हुआ है, उस भाव ग्रह के परिणाम के हिसाब से आप कर्म को अच्छा रखिए, उससे संबंधित आप उसको सही दिशा पर उसको दें। ये सब अगर आप करते हैं तो व्यय भाव की स्थिति आपकी अच्छी होती जाती है। व्यय भाव को ठीक करने के लिए फकीरों को भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी साधु सन्यासी, वो उसके अंदर योग्यता है या नहीं है, लेकिन यदि आप साधु सन्यासी के भेष में अगर आपके पास आया है तो उसका कभी मजाक न उड़ाएं, उसको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, उसे आपको फायदा हुआ है। ये नहीं कि अगला साधु बन के आ गया है, गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के आ गया है, तो उसको हम उसके बारे में जानने की तो ढोंग कर रहा है, तो उसके बारे में हम मजाक उड़ा लें। तुम उसके लिए मजाक नहीं उड़ा रहे, उसके चलते तुम अपने ग्रहों को, अपने द्वादश भाव को खराब कर रहे हो, इससे तुम्ही को नुकसान होगा। इसलिए अगला जो कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन अगर उस स्थिति में, संन्यास की स्थिति में, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो या जानकार हो या ना हो, गिरवे वस्त्र में या फकीर के वस्त्र में अगर आए तो उसको रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, उसको कुछ न कुछ चलपन कराएं, तो आपका द्वादश घर ऑटोमेटिक सीख हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत उम्दा बात कही है आपने। दर्शकों, जीवन में जो भी हमने प्राप्त किया है, अपनी मेहनत, अपना बल, अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन वो कहाँ पर जाकर के व्यय हो रहा है, और वो व्यय सही दिशा में हो रहा है तब तो ठीक, और सही दिशा में अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, कर्म की ओर देखना होगा और अपने आप को संभालना होगा कि हम क्या कुछ करें कि हमारे सारे क्रियाकलाप का प्रतिफल अच्छा प्राप्त हो, उसका फल अच्छा प्राप्त हो। और इसी विषय को जानते हुए ये द्वादश भाव की चर्चा हुई, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका क्लाउड वेव इंडिया के लिए समय देना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनेकानेक धन्यवाद। जी, मैं धन्यवाद करने से पहले मैं सभी मुख्य दर्शकों को बता दूं कि अभी हम लोग ने ग्रह की चर्चा की, फिर भावों की चर्चा की। अब हम लोग अगले एपिसोड में नक्षत्रों की भी चर्चा करेंगे, किन ग्रह कहाँ किस हाउस में बैठ के क्या परिणाम देते हैं 12 घर में, सभी ग्रहों पर उसकी भी चर्चा करेंगे। सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। एक बात और, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और 15 अगस्त निकट है, तो ये हम भारतवासियों के लिए गर्व का समय है, और इस गौरवान्वित होते समय में आप हमारे देशवासियों को, अपने देशवासियों को, हम सब को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे, कैसे संदेश देना चाहेंगे? आप कृपा करके अब जिस पदवी पर हैं आप, ज्योतिषाचार्य की पदवी पर, तो हम चाहेंगे कि आपके मुखारविंद से हम सभी के लिए आशीर्वचन आए, ताकि हम सभी भारतवासी, हमारा देश खुशहाल रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ, तो मैं भारत की आज़ादी या मैं जो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारा देश आज़ादी का जश्न जो मनाएगा या मनाने जा रहे हैं हम लोग, उसको हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत की कुंडली में अभी चंद्र की दशा चल रही है, जो चंद्रमा भारत के लिए अभी बहुत शुभ है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो भारत के विकास का यह अभी बहुत शुभ अवसर चल रहा है। जो हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री भी मिला है, जो उनका भी ग्रह अच्छा है और हमारे देश का भी ग्रह भी अच्छा चल रहा है, तो अभी भारत की स्थिति बहुत बेहतर हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि हर भारत के नौजवान या हर भारतवासी पूरे गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी के तिरंगा वाले मिशन पर सहयोग करें और हर घर में अपना तिरंगा लगाएं, और हो सके तो अपने कार्यालय के पास तिरंगा लगाएं, हो सके तो अपने हाथों में तिरंगा लेकर के सहयोग करें, जिससे हमारा भारत का नाम रोशन हो और सारे लोग मुझे ये भारत को विश्व गुरु के रूप में देखें। हम यही शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। भारत
हमारा घर है और इस घर में जो भी लोग रह रहे हैं सब पारिवारिक सदस्य हैं, सब कोई खुशहाल रहे, हमारे देश की उन्नति हो, दिन ब दिन हम आगे बढ़ें और हमारे देश को स्वस्थता मिले, बल मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ क्लाउड वेव इंडिया के सारे दर्शकों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।